हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, हम बायोलॉजी का रिवीजन सीरीज़ कर रहे थे। उसमें फर्स्ट और सेकंड जो आपका चैप्टर नंबर 5 और 6 वो हमने कवर कर लिया था। अब टोटल 3 चैप्टर्स बायो के बचे हुए हैं, चैप्टर 7, 8 और 13। तो इस वीडियो में हम इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के लिए पूरी एक अलग से वीडियो बना दी है, जिसमें सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स, फिजिक्स के लिए अलग से एक वीडियो है जिसमें सारे फिजिक्स के चैप्टर्स, और बायो के 2 पार्ट में है, जिसमें एक में आपका 5th और 6th चैप्टर है और दूसरे पार्ट में 7th, 8th और 13th चैप्टर ये होने वाला है। तो प्री बोर्ड से पहले आप ये तीनों वीडियो अच्छे से 3 या 4 वीडियो है, और एक हमने सैम्पल पेपर जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का वो भी सॉल्व कराया है, उसको भी आप देख लो सैम्पल पेपर से रिलेटेड। और एग्ज़ाम में जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम है 26 को, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन अगर हम कहें तो जनन क्या होता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव नए जीव उत्पन्न करता है। और ये आवश्यक क्यों है, तो जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। और कोशिका में देखें तो केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए का फुल फॉर्म आप अच्छे से याद रख लो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिकम। इसके अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं, जो गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। डीएनए जो है वो अपनी प्रतिकृति मतलब कॉपी बनाता है, नई कोशिकाएं बनाता है, और इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। और ये नई कोशिकाएं एक समान होती है परंतु समरूप नहीं होती। नेक्स्ट है विभिन्नता का महत्व। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है आपका, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक कि विभिन्नता का क्या क्या महत्व होता है। तो 2 खास महत्व है कि लंबे समय तक किसी भी प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में, और दूसरा जैव विकास। विभिन्नता के कारण ही विकास हो पाता है। अगला है प्रजनन के प्रकार। प्रजनन के प्रकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, और दोनों किस बात पर निर्भर करते हैं। अलैंगिक जिसमें एकल जीव द्वारा हो और उसमें मेल और फीमेल का कोई रोल नहीं होता, और लैंगिक जनन में 2 जीव, एक मेल और एक फीमेल, मतलब एक नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो अलैंगिक जनन की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कहा, ये एकल जीव द्वारा नया जीव उत्पन्न होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और इसमें जो नया जीव है वो पैतृक जीव के बिल्कुल समान या समरूप होता है। और इसमें सतत गुणन के लिए जब बहुत ज़्यादा जल्दी गुणन करना हो तो ये बहुत उपयोगी माध्यम है। और ये छोटे वर्गों के जीव में, खासकर बैक्टीरिया में या छोटे जीव जैसे प्रोटोजोआ में, इनमें पाया जाता है अलैंगिक प्रजनन। फिर लैंगिक प्रजनन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 जीवों की आवश्यकता, और दोनों विभिन्न लिंग, एक नर और एक मादा, मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। इसमें युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। और नया जीव जो है वह आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता, उनमें जरूर विभिन्नता आती है, और विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। और उच्च वर्ग के जीवों में, जो हायर एनिमल्स हैं, उनमें पाया जाता है। अब सबसे पहले हम अलैंगिक प्रजनन की अलग अलग विधियों के बारे में देखते हैं। तो टोटल अलैंगिक प्रजनन की 6 या 7 विधियां आपको इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। सबसे पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है, जब एक कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है तो उसे कहा जाता है विखंडन। अब अगर 2 में विभाजित हो रही है तो उसे कहा जाता है द्विखंडन। और द्विखंडन मतलब जब जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है तो उसे कहते हैं द्विखंडन। उदाहरण अमीबा और लेशमानिया, ये इसके 2 उदाहरण हैं। जैसे इसका केंद्रक पहले विभाजित होना शुरू होता है, जैसे ही केंद्रक विभाजित होता है ये 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है, ये अमीबा में, और इसी प्रकार से लेशमानिया में भी ये विभाजित होता है। बहुत बार आपसे पूछ लेता है, लेशमानिया का आपको ध्यान रखना है, ये काला ज्वर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। काला ज्वर इसी के कारण होता है, इसी लेशमानिया के कारण ही होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है काला ज्वर किसके कारण होता है। फिर है बहुखंडन। तो बहुखंडन जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम से आप याद रखना, ये मलेरिया का कारक होता है। मलेरिया का कारक जीव जो है वो प्लाज्मोडियम होता है। आपको क्वेश्चन बहुत बार इनडायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि मलेरिया के कारक में किस प्रकार का जनन होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए मलेरिया जो का कारक प्लाज्मोडियम है और उसमें बहुखंडन होता है। नेक्स्ट है खंडन।
अब खंडन और विखंडन में क्या फ़र्क था? विखंडन में एक कोशिकीय जीव जो है वो विभाजित होते था और उसमें केंद्रक विभाजित होता, लेकिन खंडन में ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है और इसमें छोटे छोटे टुकड़े में जब खंडित होता है, ये छोटे छोटे टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित होते हैं। उदाहरण है स्पाइरोगायरा, और ये एक शैवाल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब हम इसको इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जैसे ये एक शैवाल है, इसके दो अलग अलग हिस्से हो गए, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों हिस्से अपने आप नए जीव में वो फिर से वृद्धि करके नया जीव उत्पन्न कर लेंगे, तो इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये भी एक एकल स्पाइरोगायरा, ये भी एकल स्पाइरोगायरा है। पहले ये दो, धीरे धीरे ये वृद्धि करेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ये वृद्धि करेगा, इधर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बाकी सेल्स इसमें आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरह से होता है स्पाइरोगायरा। यह स्पाइरोगायरा में खंडन में कोशिका, अलग अलग कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, और विखंडन में सबसे पहले केंद्रक विभाजित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पुनरुद्भवन, जिसे हम पुनर्जनन भी कहते हैं, इसमें किसी कारणवश जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में बढ़ जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव को विकसित करता है। इसका सबसे कॉमन उदाहरण है प्लेनेरिया और हाइड्रा। तो प्लेनेरिया में जब इस तीन विभाजित हो जाता है, तीनों जो है दोबारा से नए जीव में उत्पन्न हो जाता है, उदाहरण है प्लेनेरिया। और हाइड्रा में भी इस प्रकार से होता है। चौथा है मुकुलन, ये होता है हाइड्रा और ईस्ट में। तो इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं, और यह मुकुल, ये जो जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है इसे कहा जाता है मुकुल। और मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित होता है और फिर जिससे बना है उससे अलग हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रा के जो ये इस बालनुमा आकृति, ऐसे स्पर्शक कहा जाता है, ये पूछा जाता है। अच्छा, ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है जिसके अंदर मुकुलन होता है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि ईस्ट के अंदर क्या होता है, तो एक कोशिकीय जीव है और इसके अंदर मुकुलन होता है। इसे एक प्रकार से हम द्विखंडन भी, इस विखंडन भी कह सकते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो ईस्ट में जो द्विखंडन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग क्या होता है कि कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणुधानी, ये जो है जिसके अंदर बीजाणु समाहित होते हैं वो होते हैं, और इसमें बीजाणु होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होती है जो कि एक मोटी भित्ति से रक्षित होती है, और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगता है। जैसे ब्रेड वगैरह पर अगर आप देखो, अगर नमी में आपने ब्रेड को रख दिया तो उसके ऊपर धागे जैसी संरचनाएँ आ जाती है, और वो फंगस या कवक के वृद्धि के कारण होता है। और कवक किस प्रकार जो उसमें पाउडर स्ट्रक्चर आपका आ जाता है, वही होता है आपका बीजाणु, और ये कवक के द्वारा मुख्यतः बीजाणु समासंग किया जाता है। और इसमें आपको ये स्ट्रक्चर याद रख लो, काफ़ी बार आ जाता है। इसे कहा जाता है स्टोलन, ये नीचे जो जड़ लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं राइजॉइड्स, ये बीजाणुधानी और बीजाणु, ये चार काफ़ी बार आ जाता है। फिर अच्छा, ये उदाहरण अगर पूछ लिया जाए तो ये किस में होता है, कवक में, ठीक है। और कवक का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो ये दो तीन आप याद रख लेना। एक होता है आपका एस्परजिलस, पेनिसिलियम, और जो ब्रेड के ऊपर लगता है वो भी पूछा जाता है। ब्रेड के ऊपर जो कवक लगता है जिसमें बीजाणु समासंग होता है वो होता है राइजोपस। इसे हम ब्रेड मोल्ड या ब्रेड के ऊपर लगने वाली फफूंदी भी कहा जाता है। अगला है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का मतलब है ये पौधों में होता है। पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब प्राकृतिक विधियों की अगर हम बात करें तो जड़ के द्वारा जब नया पौधा उत्पन्न होता है उसमें दो उदाहरण है, एक है शकरकंदी और एक डहेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। तने के द्वारा आलू और अदरक, ये ध्यान रखना, आलू और शकरकंदी आपको एक जैसा लगेगा परंतु शकरकंदी जड़ है और आलू एक तना है। अदरक आपको जड़ की तरह से लगेगा परंतु वो एक तना है। फिर है पत्तियों के द्वारा जिसमें होता है तो ब्रायोफिल्म की पत्तियों के कोने पर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। तो ये तीन आपको ध्यान रखना, ये तीनों प्राकृतिक विधियों के द्वारा है। फिर कृत्रिम विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें रोपण के द्वारा आम, जिसमें आप कलम काट कर लगा देते हो, रोप देते हो, तो ये हो गया आम के द्वारा। कर्तन आपका गुलाब में, मतलब स्टेम को कट करके आपने लगा दिया
तो उससे नया पौधा बन जाएगा। लेयरिंग करते हैं हम चमेली में, तो ये 3 आपको ध्यान रखना है, रोपण आम में, कर्तन गुलाब में और लेयरिंग चमेली में। फिर एक होता है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं? इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है और ये कोशिकाएं गुणन करके कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे कैलस कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है और कैलस को हार्मोन के माध्यम में रखा जाता है, जिसमें नया पौधा बन जाता है, नए पौधे का निर्माण होता है और उसको फिर हम मिट्टी में रोपित करते हैं। उदाहरण है ऑर्किड, या जितने भी सजावटी पौधे हैं उसमें इसी प्रकार से उत्तक संवर्धन किया जाता है। अब जो कायिक प्रवर्धन या कायिक संवर्धन है, उसके क्या क्या लाभ होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में आपको 2 पूछ लेंगे कि कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो। तो कायिक प्रवर्धन या कायिक संवर्धन के जो लाभ हैं, पहला है कि बीज ना उत्पन्न कर पाने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब, इन सब से नया पौधा बनाया जा सकता है। दूसरा, ये नए पौधे आनुवांशिक रूप से बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं। तीसरा, बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। और चौथा है कि पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है और कम समय भी लगता है। एक और आता है कि समय भी आपका कायिक संवर्धन में कम लगता है। बीज से नया पौधा बनने में अधिक समय लगता है, या जो कृत्रिम विधि है रोपण से पौधे के द्वारा फल आसानी से पाया जा सकता है कम समय में। तो एक और है कि समय भी इसमें कम लगता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन। अब जैसा कि हमने कहा अलैंगिक में 1 जीव, तो लैंगिक प्रजनन में 2 जीव, जिसमें एक नर और एक मादा शामिल होते हैं और वो युग्मक का निर्माण करते हैं। तो लैंगिक प्रजनन नर और मादा युग्मक के मिलने से होता है और नर और मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को कहा जाता है निषेचन। यह आपने 7th-8th क्लास में भी पढ़ा होगा। और इसमें खास बात क्या होती है कि विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो संतान उत्पन्न होता है उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। अब अगर हम पौधों में देखें लैंगिक जनन, तो पौधों में लैंगिक जनन के अंग कौन कौन से हैं? तो पौधे में जो लैंगिक जनन है वो किससे शुरू होता है? फूलों से। और एक फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, एक बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्रीकेसर और पुंकेसर। अब अगर हम देखें फूल के प्रकारों के बारे में, तो ऐसे फूल जिसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट, मतलब स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं उभयलिंगी। जैसे सरसों, गुड़हल, ये सारे क्या होते हैं? उभयलिंगी। फिर एक लिंगी पुष्प, जिसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होता है एक पौधे पे, उदाहरण पपीता और तरबूज। तो एक लिंगी पुष्प पपीता और तरबूज, उभयलिंगी पुष्प सरसों और गुड़हल। अब इसमें अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो ये आपका सबसे नीचे का जो भाग है इसे हम कहते हैं बाह्य दल। फिर ये होती है आपकी पंखुड़ियाँ। इन दोनों का काम इसमें लैंगिक जनन में नहीं होता है। लैंगिक जनन में जो कार्य होता है वो ये पुंकेसर का, जिसमें पुंकेसर में ये तंतु और ये पराग कोश, और पराग कोश पे निर्माण होता है पराग कण का, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और स्त्री केसर में ये होती है वर्तिका, और ये होता है वर्तिकाग्र, जिसके ऊपर पराग कण आके चिपकता है। और ये जो लंबी डंडी है जिसे हम कहते हैं वर्तिका, वर्तिका से ये जाती है अंडाशय में, और अंडाशय में होता है बीजांड, जिससे बीज बनते हैं आगे चल के। तो इस तरह से पुंकेसर और स्त्रीकेसर ये आपको पता होना चाहिए। फिर है बीज निर्माण की प्रक्रिया, बीज कैसे बनता है? तो सबसे पहले हमने कहा पराग कोश में जो उत्पन्न होने वाला परागकण है, और परागकण क्या है? ये आपका नर युग्मक है। तो बहुत बार पूछा जा सकता है कि नर युग्मक पौधों में क्या है, तो वो है परागकण। तो परागकण जब उत्पन्न होता है तो इसको अब फूल के वर्तिकाग्र पर जाना है। तो अगर एक ही पौधे में एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर चला जाए, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा या किसी जंतु के द्वारा, तो उसी फूल पे चला जाए तो उसे कहते हैं स्वपरागकण, स्वपरागन। और अगर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाए तो उसे कहते हैं परपरागन। उसके बाद जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो एक नलिका विकसित करता है, और ये जो है हमने क्लास इससे 6th चैप्टर में पढ़ा था, ये एक प्रकार का रसायन अनुवर्तन का उदाहरण होता है कि परागकण एक नलिका विकसित करता है जो वर्तिका से होकर बीजांड तक पहुंचती है, और अंडाशय के अंदर फिर वहाँ से परागकण अंदर आता है, और अंडाशय के अंदर नर और या मादा युग्मक का निषेचन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज कितने कोशिका का होता है? 1 कोशिका, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर युग्मनज में विभाजन होकर धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है और बीजांड के ऊपर एक कठोर आवरण विकसित होकर वो बीज में बदल जाता है, और जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है और फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं। इस प्रकार से, और जो बीज उत्पन्न होता है फिर जब उसको दोबारा अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो दोबारा उससे नया पौधा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आपका जैसे परागकण यहाँ आया, इसने वर्तिकाग्र पर एक नली बनाता है जिसे हम पराग नली कहते हैं। पराग नली के द्वारा ये पहुँचता है कहाँ तक, अंडाशय है आपका, ये अंडाशय के अंदर ये पहुँचता है, ये नर युग्मक यहाँ पहुँचता है और यहाँ से नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद फिर अंडाशय फल में विकसित होता है और जो बीजांड है वो बीज में विकसित हो जाते हैं। अब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन या द्वि निषेचन क्या होता है कि जब नर युग्मक, नर युग्मक जो है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, या जिसे हम कहते हैं एकल युग्मक, अगुणित जिसे हम कहते हैं, अगुणित एकल सेट होता है गुणसूत्रों का। जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं अगर वो एकल सेट में है तो उसे कहते हैं अगुणित या हैप्लॉइड। अगर दो सेट हैं तो उसे कहते हैं द्विगुणित या डिप्लॉइड, और 3 सेट है तो त्रिगुणित। तो जब नर युग्मक के साथ मिलता है, यहाँ ये गलत दिया है, ये मादा युग्मक होगा, यहाँ थोड़ा सा गलत दे दिया है। नर युग्मक और मादा युग्मक के साथ मिलता है तो युग्मक संलयन से युग्मनज बनता है जो कि हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन जाता है और वृद्धि और विकास करके भ्रूण बनता है। ये तो जो सत्य निषेचन, ट्रू निषेचन होता है। फिर त्रिसंलयन आपको ध्यान रखना है। एक नर युग्मक जब द्वितीय केंद्रक के साथ, द्वितीय केंद्रक होता है डिप्लॉइड और नर युग्मक होता है हैप्लॉइड, ये दोनों जब मिलता है तो त्रिसंलयन के द्वारा बनता है प्राथमिक भ्रूण पोषक केंद्र, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसका हिंदी है, पेन का हिंदी बहुत बार पूछ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूण पोषक केंद्रक। ये खासकर नारियल वगैरह में होता है और ये 3n बन जाता है, ये गलत दिया हुआ है, ये 3n बन जाता है, n और 2n, ये ट्रिप्लॉइड बन जाता है। फिर उसके बाद भ्रूणपोष बनता है। फिर है मानव में प्रजनन। मानव में किस प्रकार से प्रजनन होता है उसके बारे में अगर हम देखें। अच्छा, एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान रखना, जो बीज है, बीज विकसित होने के बाद उसके अगर हम देखें 2 कोटिलेडन होता है। अगर इस प्रकार से बीज बनता है तो इसे तो हम कहते हैं, जो एक द्विबीजपत्री बीज है उसमें ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, एक को हम कहते हैं प्ररोह और एक को कहते हैं आरोह गति करने वाला। तो ये आपको ध्यान रखना, ये भी आ जाता है आपके एग्ज़ाम में। अभी देखते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई डायग्राम होगा तो वो हम आपको बता देंगे। तो ये वाले डायग्राम की हम बात कर रहे थे जिसमें ये होता है आपका बीजपत्र, और जो एक होता है मूलांकर, एक होता है प्रांकुर। तो जो ऊपर वाला भाग है, ए वाला भाग है, उसे हम कहते हैं प्रांकुर और नीचे वाला भाग होता है आपका मूलांकुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह का डायग्राम आ जाता है इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी जो है वो है आपका बीजपत्र। तो बी आपका बीजपत्र, तो ये, और ए जो है आपका वो है प्रांकुर और बी है आपका मूलांकुर। तो ये सी आंसर इसमें हो जाएगा। अगला है मानव में प्रजनन। तो मानव में प्रजनन, जैसा कि हमने कहा, मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है, लैंगिक जनन। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है, जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, और किशोरावस्था की इस अवधि को कहा जाता है यौवना आरंभ। यौवना आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये आपने 8th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो किशोरों में एक समान जो परिवर्तन आता है, दोनों में, पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक परिवर्तन आता है कि जो कांख और जननांग है उसके आसपास बालों का उगना, और दूसरा है त्वचा का तेलीय हो जाना और मुहासे निकलना। ये दोनों में समान होता है, लड़कियों में भी और लड़कों में भी। लेकिन जो अलग अलग परिवर्तन होता है लड़कियों और लड़कों में, तो लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है और रजोधर्म आने लगता है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। तो लड़कियों में 2 अलग प्रकार के होता है, स्तन के आकार में वृद्धि और रजोधर्म। लड़कों में क्या होता है, तो चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है और आवाज़ फटने लगता है। जो उनका एप्पल एडम जिसे हम गले में मौजूद होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसके कारण से आवाज़ फटने लगता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। अब हम नर जनन तंत्र की अगर बात करें
तो नर जनन तंत्र के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला होता है वृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्र मार्ग और उसके साथ जो ग्रंथियां लगी हैं। वृषण होते हैं, ये हमारे शरीर के उदर गुहा मतलब पेट के नीचे रहते हैं और इसके बाहर एक वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। और ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि वृषण कोष तापमान के तुलनात्मक रूप से कम होता है, लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है, और जो कि शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है, इसीलिए वो शरीर के बाहर होते हैं। नर युग्मक या शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं। वृषण ग्रंथि जो है वो हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं, उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य होता है एक तो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, और जो लड़के हैं उस पुरुष हैं उनमें यौवन अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं जो अभी हमने पढ़े, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? इस हार्मोन के द्वारा, जिसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। अगला है, जब शुक्राणु का निर्माण हो जाता है तो वो शुक्र वाहिनी के द्वारा वृषण से शिशन तक पहुंचाने का कार्य होता है शुक्र वाहिनी का। फिर मूत्र मार्ग, यह मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर जाने का मार्ग है और बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। इसके अलावा इसके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं, जैसे शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। ये अपने जो स्राव हैं, तरल पदार्थ, ये शुक्र वाहिनी में डालते हैं और शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। और इसके अलावा ये जो अपनी स्रावित हैं शुक्र वाहिनी की, इसमें पोषण भी प्रदान करता है और इसके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु और ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से अगर हम देखें मानव के जनन तंत्र में, सबसे पहले यहाँ पे होता है वृषण। वृषण बाहरी वृषण कोष के अंदर रहता है, यहाँ पर निर्माण होता है शुक्राणुओं का, और शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद ये शुक्र वाहिनी के द्वारा ये पहुँचता है आपका, और यहाँ से शुक्राशय इसमें अपना स्रावित करता है रस, ये प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपना रस स्रावित करता है, और फिर आपका ये भी अपना रस स्रावित करता है, ये भी अपना रस स्रावित करता है, और उसके बाद इसको तरल माध्यम में होते हुए ये जाता है आपका मूत्र मार्ग से होते हुए शरीर से बाहर चला जाता है, इसे हम कहते हैं शिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मादा जनन तंत्र। मादा जनन अब है मादा जनन तंत्र। तो इसमें मादा जनन तंत्र के जनन अंग में सबसे पहला आपका होता है अंडाशय। मादा युग्मक, या जिसे हम अंडा भी कहते हैं, इसका निर्माण अंडाशय में ही होता है, और ये एक्चुअल में निर्माण नहीं होता, उसका परिपक्वता होती है युवावस्था में। जो अंडाशय का निर्माण है, अपरिपक्व अंड जो है वो जन्म के समय ही हजारों अपरिपक्व अंड आ जाते हैं, और जब यौवना आरंभ होता है तो उसमें धीरे धीरे अंडे जो है वो परिपक्व होने लगते हैं। 2 अंडाशय होते हैं, दोनों में से हर महीने एक के बाद एक अंडाशय द्वारा परिपक्व अंडा उत्पन्न किया जाता है, और ये अंडाशय जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अंड वाहिका की अगर हम बात करें, अब अंडाशय से जब जो अंड उत्पन्न होगा तो ये अंड वाहिका के द्वारा दोनों के साथ जुड़े होते हैं। तो अंड वाहिका के द्वारा, अंड वाहिका को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करने का कार्य अंड वाहिनी के द्वारा होता है, और यही अंड वाहिनी में ही अगर शुक्राणु मिल जाए तो निषेचन का जो जगह है वो यही होता है। अंड कोशिका और शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है गर्भाशय। तो गर्भाशय इस एक थैलीनुमा संरचना होती है जहाँ पर शिशु का विकास होता है, और गर्भाशय ग्रीवा द्वार द्वारा, यहाँ जो है गर्भाशय ग्रीवा द्वार के द्वारा योनि में खुलता है, जिसके द्वारा नर युग्मक प्रवेश करता है मादा के शरीर में। अब है जब अंडा और अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है। तो अगर अंड कोशिका को शुक्राणु मिल जाता है तो निषेचन होने के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, और ये गर्भाशय में रोपित हो जाता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात युग्मनज में विभाजन होता है और भ्रूण का निर्माण होता है। और एक प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा पूछा जाता है। प्लेसेंटा ये एक विशिष्ट ऊतक होता है जो तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होता है।
गर्भाशय में धंसा होता है, ये तस्तरी नुमा एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसका मुख्य कार्य होता है माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना और भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी इसी के द्वारा होता है। फिर है अंडे के जो निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को कहा जाता है गर्भकाल और इसकी अवधि लगभग 9 महीने की होती है। ये तो हुआ अगर अंडा निषेचित हो गया, लेकिन जो अंड निकला अगर उसका निषेचन नहीं हुआ तो क्या होता है, तो हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है और गर्भाशय की भित्ति है वो स्पंजी हो जाती है और बहुत सारे इसमें रक्त की नलिकाएं उसको इस भ्रूण को पोषण देने के लिए तैयार रहती है, परंतु जो कि भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती है और यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है और यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है। इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंग्लिश में। और 40 से 50 उम्र के बाद अंडाशय से अंडे का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और इसी को हम रजोधर्म बंद या रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। उसके बाद जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। फिर एसटीडीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एसटीडीज़ जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या रोगों का लैंगिक संचरण, जो रोग लिंग के द्वारा संचरित होते हैं उसे हम कहते हैं रोगों का लैंगिक संचरण। और ये कुछ रोग जैसे इसमें एक जीवाणु जनित रोग होते हैं जो लैंगिक संचरण द्वारा फैलते हैं, वो होता है गोनेरिया और सिफिलिस। ये दोनों जीवाणु संचरित एसटीडीज़ हैं। और विषाणु जनित एसटीडीज़ में वॉट्स या मस्सा और HIV एड्स, ये आपको ध्यान रखना है। 4 आपके बुक में दिए हुए हैं और खासकर MCQs में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा STD नहीं है या कौन सा लैंगिक संचरण जनित रोग नहीं है। और जीवाणु जनित या विषाणु जनित भी पूछा जाता है। और इससे बचने के लिए कॉन्डोम का उपयोग इन रोगों के संरक्षण में कुछ सीमा तक रोका जा सकता है। उसके बाद गर्भरोधन, तो गर्भधारण को रोकने की विधि को गर्भरोधन कहा जाता है और इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो गर्भरोधन के प्रकार की बात करें तो इसके मुख्यतः 4 विधियां होती हैं। पहला यांत्रिक विधि कि अगर हम नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलने से ही रोक दें, तो पहला है इसमें कंडोम का इस्तेमाल, दूसरा है सर्वाइकल कैप का इस्तेमाल। तो कंडोम का इस्तेमाल जो है ये एक तरह का बैरियर मेथड या आंतरिक अवरोध होता है जिसमें जो शुक्राणु है वो मादा के शरीर में प्रवेश नहीं करता है। सर्वाइकल कैप में भी इसी तरीके की व्यवस्था की जाती है, शुक्राणु सर्वाइकल कैप में ही इकट्ठा रह जाता है और उसको फिर बाहर निकाल दिया जाता है। फिर रासायनिक तकनीक होता है दवाइयों के द्वारा, जो अगर शुक्राणु प्रवेश कर गया है महिलाओं के शरीर में तो उसके बाद दवाइयों के द्वारा शुक्राणु की जो गतिविधि है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तीसरा है IUCD, ये सिर्फ महिलाओं में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि रासायनिक तकनीक भी महिलाओं में ही होता है। तो IUCD ये बहुत ध्यान, ये तो सिर्फ महिलाओं में, ये पुरुष में हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, इसमें 2 तरह के लूप और कॉपर टी, ये महिलाओं के यूट्रस गर्भाशय में रोपित किए जाते हैं और जब तक इनकी ज़रूरत होती है गर्भ निरोधन की तब तक इनको रखा जाता है और फिर जब गर्भ निरोधन नहीं चाहिए तो इसको उससे बाहर निकाल दिया जाता है। चौथा है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन जिसे आप कहते हो। इसमें 2 तरह का होता है, जो नसबंदी जो कि पुरुषों में होती है, नलबंदी जो कि महिलाओं में होती है। तो नसबंदी में जो हमने पढ़ा था शुक्रवाहिनी, तो शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है जिससे शुक्राणु नहीं पहुंचते हैं आगे बाहर। और नलबंदी में जो फैलोपियन ट्यूब जिसे हमने कहा था अंडवाहिनी, उसको काट कर बांध दिया जाता है शल्य क्रिया के द्वारा। ये महिलाओं में होता है और नसबंदी पुरुषों में होता है। गर्भरोधन के प्रकार के हम बात करें, यांत्रिक अवरोध, इसमें जो हमने पढ़ा कि शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता तो शिशन को ढकने वाला कंडोम या योनि में रखे जाने वाला सर्वाइकल कैप।
फिर रासायनिक तरीके में मादा में अंडे को ना बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो कि हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देता है। इसके विपरीत प्रभाव भी पड़ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस IUCD। इसमें लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। चौथा है शल्य क्रिया, जो कि हमने पढ़ा नसबंदी और नलबंदी। तो पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को काट कर रोक कर उसमें शुक्राणु के स्थानांतरण को रोका जाता है। ट्यूबेक्टोमी में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाता है। फिर भ्रूण हत्या क्या होता है कि मादा भ्रूण को, जब बहुत जगह पहले होता था अधिकतर, अब कम होने लगा है, कि जब पता चलता है कि भ्रूण का जो लिंग है वो मादा है तो उसको गर्भाशय में ही मार दिया जाता है, जो कि बहुत गलत है। इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। और एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है और ये तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलेगी और भ्रूण हत्या और भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाएं रोकी जाएंगी। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम एक अलग सेपरेट वीडियो में करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपका टाइम है, हम कोशिश करेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ फिजिक्स, तीनों अलग अलग वीडियो लेके आएँ और इससे आपके क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। फिलहाल आप थ्योरी पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, तभी आप वो क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अनुवांशिकता, तो अनुवांशिकी क्या होता है? यह अनुवांशिकी अध्ययन होता है अलग अलग जो वंशागत लक्षण है उसके, जो अनुवांशिकता में वंशागत विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में गुणों का जाना, इसे हम अनुवांशिकी भी कहते हैं। और विभिन्नता और विविधता, यह जनक और संतति के लक्षणों में असमानता को हम कहते हैं विभिन्नता। अब ये आपको शरीर में कोशिका विभिन्नता और जनन कोशिका विभिन्नता, दो तरह की विभिन्नताएं होती हैं। शारीरिक कोशिकाओं में जब विभिन्नता आती है तो इसे शारीरिक कोशिका विभिन्नता कहते हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। जैसे मान लो आपकी कोई चोट लगा है तो वो आप ही को असर करेगा, वो ऐसा नहीं है कि अगले जनन में जाएगा। और गैमेटिक वेरिएशन जो है ये जनन कोशिकाओं में आती है और यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है और ये जैव विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक कोशिका की विभिन्नता जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं। जैसे अगर आपने अपनी बॉडी अच्छी बना ली है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपका जो एनर्जी है या जो जिस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर है वो उसी तरीके से अगले जनरेशन में भी जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ पर शारीरिक कोशिकाओं की विभिन्नता उत्पन्न होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो वो जो आपकी समझदारी है वो अगले जनरेशन तक ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होती है। फिर है उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है उपार्जित लक्षण, जो शारीरिक कोशिका विभिन्नताओं के द्वारा पाई जाती है, जिन्हें हम आप एक्वायर करते हो। जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में अगर हम देखें पूंछ काटना, ये उपार्जित लक्षण है। और जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं गुण, उन्हें हम अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। जैसे मानव में बालों का रंग, शरीर की लंबाई, ये सभी एक से दूसरे जनरेशन में जाती है। अब जनन के दौरान अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं। तो विभिन्नताएं जनन द्वारा परिलक्षित होती हैं, चाहे जंतु हो या पौधे हों। अब अलैंगिक जनन की हम बात करें तो इसमें विभिन्नताएं कम होंगी। डीएनए की प्रतिकृति बहुत छोटी छोटी त्रुटियों के समय उत्पन्न होती हैं, त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। जब डीएनए कॉपी होता है तो बहुत छोटी छोटी त्रुटियां उत्पन्न होती है, लेकिन लैंगिक जनन में विविधता अधिक होती है। क्रॉस जब होता है तो गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन होता है, जो डीएनए है उसमें काफ़ी परिवर्तन आते हैं। फिर अनुवांशिकी में हम ये सब पढ़ेंगे, इसको डिटेल में आगे देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं आपका सबसे पहले इसमें जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता के क्या क्या लाभ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो विभिन्नता के क्या लाभ होते हैं कि प्रकृति की विभिन्नता के आधार पर, विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों के अलग अलग प्रकार के लाभ दे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं के अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक हो जाती है। फिर पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, ये जैव विकास का प्रक्रम बनता है। जैसे स्वतंत्र फ्री ईयरलोब और जुड़े अटैच्ड ईयरलोब, ये मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं।
फिर है मेंडल का योगदान। मेंडल का योगदान, ये जॉर्ज ग्रेगोर मेंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए थे और इन्होंने मेंडल को ये अनुवांशिकी के जनक के रूप में भी, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने किस पौधे पे किया था? मटर के पौधे पर। और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें 7 अलग अलग तरह के लक्षण, विसर्पीय, विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया था, जो कि हमको आसानी से दिखाई दे देते हैं। और इनके लक्षण में एक लक्षण प्रभावी होता है, एक अप्रभावी। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सा प्रभावी होता है, कौन सा अप्रभावी। अगर हम बीज के आकार की बात करें तो प्रभावी लक्षण होता है गोल और अप्रभावी होता है झुर्रीदार। बीज के रंग में प्रभावी होता है पीला, अप्रभावी होता है हरा। फूल के रंग में प्रभावी, ये आता है काफ़ी बार, तो फूल के रंग में प्रभावी होता है बैंगनी और अप्रभावी होता है सफ़ेद। फली के आकार में प्रभावी होता है फूली हुई और अप्रभावी होता है सिकुड़ी हुई। फिर फली के रंग में जो है प्रभावी होता है हरा रंग और अप्रभावी होता है पीला रंग। पुष्प की स्थिति में अक्षीय जो है वो होता है आपका प्रभावी, और अंतिम में जो होता है वो होता है आपका अप्रभावी, एक्सियल और टर्मिनल जिसे हम कहते हैं। और तने की ऊंचाई, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो लंबा होना ये होता है आपका प्रभावी लक्षण, बौना होना होता है अप्रभावी लक्षण। ये मेंडल द्वारा मटर के पौधे पे किए गए अध्ययन के कुछ अलग अलग विशेषक हमने देखे। अब मेंडल द्वारा मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया गया था? तो सबसे पहला तो इसमें बहुत सारे विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, जो अलग अलग लक्षण आसानी से दिखाई देने वाले होते हैं। इनका जीवन काल काफ़ी छोटा होता है और सामान्यतः इनमें स्वपरागन होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से भी पर परागन कराया जा सकता है और एक ही पीढ़ी में बहुत सारे बीज बनते हैं। इसलिए भी ये 4 कारणों के कारण मटर के पौधे को चुना गया था। अब हम अगर कहें सबसे पहले एकल संकरण, आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, लिख के ले लो 100%। एकल संकरण क्या होता है? तो मटर के 2 पौधों की एक जोड़ी विकल्पी अलग अलग लक्षणों के मध्य क्रॉस करने को एकल संकरण या एकल क्रॉस कहा जाता है। जैसे लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य अगर संकरण करेंगे, ये पी का मतलब हो गया आपका पेरेंट, जनक। तो जब ये लंबा पौधे का जो युग्मक है वो होता है कैपिटल टी, और बौने पौधे का जो है वो जीनोटाइप होता है स्मॉल टी। इससे जो युग्मक आया वो आया, अब दोनों कैपिटल टी है तो सिर्फ टी कैपिटल टी ही आ सकता है, और इससे दोनों स्मॉल टी है तो सिर्फ स्मॉल टी ही आएगा। तो जब F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन में क्या होगा? F1 संतति में ये आपका एक युग्मक इसका, एक इसका, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक इसका और एक ये दोनों, फिर इसी तरीके से सारे जो हैं वो क्या होंगे? कैपिटल टी। इसका मतलब सभी जो हैं वो प्रभावी लक्षण वाले होंगे, लंबे पौधे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। F1 संतति में, एकल संकरण में जब F1 संतति होती है उसमें सभी लक्षण प्रभावी वाले ही शो होते हैं, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर जब F1 का हमने आपस में क्रॉस कराया, F1 संतति वाले पौधे का, जैसे लंबे पौधे और लंबे पौधे का आपस में, ये गलत है, ये लंबा पौधा होगा, ये लंबे पौधे का आपस में संकरण कराया, और इसी जो इनका जीनोटाइप है वो वही था जो F1 में प्राप्त हुआ। तब अब अगर हम देखें तो ये आपका हो गया पेरेंट। अब यहाँ से जो युग्मक बना वो युग्मक क्या बन सकता है? अब कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ सकता है, यहाँ से भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो दोनों कैपिटल टी बनेंगे, तो कैपिटल टी जो कि लंबा पौधा होगा, स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, और दोनों स्मॉल टी होंगे तो बौना पौधा। तो इससे जब अवलोकन करते हैं तो F2 संतति में, ये हो गया आपका F2 संतति, तो इसमें लंबे पौधे 3 होते हैं, बौना पौधा 1 होता है। तो प्रथम ये F1 संतति में सभी पौधे लंबे प्रभावी लक्षण शो करते हैं। F2 में 3/4 पौधे लंबे और 1/4 पौधे बौने, मतलब 75% प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है और 25% अप्रभावी लक्षण प्रतिशत में पूछ लिया जाता है। फिनोटाइप जो आपको दिखाई दे रहे हैं लक्षण, तो ये 3:1 का, लंबे पौधे 3, बौने पौधा 1। और जीनोटाइप जो उनका जेनेटिक सेटअप है, जो उसके जीन्स है उनका सेटअप क्या है, तो 3 तरह के जीन्स बने हैं। एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 1:2:1 का अनुपात होता है। तो जीनोटाइप का अनुपात होता है 1:2:1, फिनोटाइप का अनुपात होता है 3:1, ये आपको ध्यान रखना है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, और स्मॉल टी जब आएगा, दोनों स्मॉल टी आएगा, तभी वो बौना पौधा होगा। इसका मतलब एक कैपिटल टी
से पौधा लंबा हो जाएगा। इसका मतलब जो कैपिटल टी है, ऐसे लक्षण को हम प्रभावी लक्षण और स्मॉल टी को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। फिर द्विसंकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस जब किया जाता है मटर के पौधों में, तो अगर दो हम प्रभावी लक्षण ले लें, जैसे राउंड और येलो, गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा, तो इसमें जो रेशियो आ जाता है, इसमें फिर आपके गैमेट्स बनते हैं F1 पीढ़ी में RRYY, और जब फिर हम F2 पीढ़ी में फिर RRYY के साथ दोबारा हम बनाते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आपका जो रेशियो आता है वो आता है 9 3 3 1, जिसमें 9 में दोनों प्रभावी और 1 में एक जो है दोनों अप्रभावी लक्षण, बाकी इस तरीके का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। F2 जनरेशन में जब द्विसंकरण करेंगे तो दोनों प्रभावी लक्षण, मतलब गोल और पीले बीज कितने होंगे, 9, गोल और हरे बीज 3, झुर्रीदार और पीले बीज 3, और एक होगा दोनों अप्रभावी लक्षण, जैसे झुर्रीदार और हरे बीज, तो 1। तो इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग जो विशेषकों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है, मतलब कि जो गोल और पीले दोनों प्रभावी लक्षण है, लेकिन दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं किसी के साथ भी मिलने के लिए। ऐसा नहीं है कि सारे गोल पीले ही होंगे या सारे गोल हरे ही होंगे, ये अलग अलग तरीके से मिलते हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं। तो इसी के हिसाब से मेंडल ने 3 नियम बताए। पहला प्रभाविकता का नियम, कि जो प्रभावी लक्षण है वो F1 जनरेशन में से होता है, वो अधिक प्रदर्शित होता है, वो अप्रभावी लक्षणों को प्रदर्शित नहीं होने देता। दूसरा है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, जिसमें कहा गया कि जो दोनों गैमीट्स है वो अलग अलग तरीके से पृथक होकर जुड़ेंगे। और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, कि दोनों अगर प्रभावी गुण एक साथ हैं तो दोनों अलग अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से अगले पीढ़ी में जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते। तो यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम, कि जब अलग अलग लक्षण वाले समयुग्मजी पादप, मतलब जिसमें दोनों सेम गैमेट है, तो समयुग्मजी पादप का जब संकरण होता है तो क्रॉस और मेंडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का अध्ययन किया, तो उससे पाया कि जो प्रभावी लक्षण है वो अपने आप को व्यक्त करता है, अप्रभावी लक्षण छुपा लेता है। तो इसी को प्रभाविकता या प्रभाविकता का नियम कहा गया। पृथक्करण का नियम या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो जब युग्मक निर्माण होता है उसके समय दोनों युग्मक के विकल्प अलग अलग हो जाते हैं और एक युग्मक में सिर्फ एक ही विकल्प हो जाता है, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, और युग्मक किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध रहते हैं। फिर तीसरा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, यह द्विसंकरण में होता है। और इसमें द्विसंकरण में लक्षण जो है जब एक वंश से दूसरे वंश जाते हैं तो वो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मतलब एक लक्षण के युग्मविकल्पी दूसरे के युग्मविकल्पी से निर्धारित नहीं करता। दोनों जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से युग्मक में जाते हैं और अगली जो जनरेशन है F2 जनरेशन उसमें प्रदर्शित होते हैं, और इसीलिए इसका अनुपात 9:3:1 का होता है। फिर है लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो कोशिका से जो कोशिकाओं के केंद्रक होता है उसमें होता है डीएनए का छोटा भाग होता है जिसे हम कहते हैं जीन, जो कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है डीएनए की, और ये जीन से सूचना स्रोत मिलता है और सूचना से फिर प्रोटीन संश्लेषण होता है। और प्रोटीन अलग अलग लक्षणों को अभिव्यक्त को नियंत्रित करता है, जैसे एंजाइम और हार्मोन के द्वारा। जैसे जीन टी अगर प्रभावी लक्षण है तो ये एंजाइम की दक्षता से कार्य करता है, पर्याप्त मात्रा में हार्मोन आएगा, पौधे लंबे हो जाएंगे। जो ऐसे हार्मोन जो कि पौधे की लंबाई के लिए आवश्यक है। मान लो अप्रभावी लक्षण जाना है तो एंजाइम को, जो पौधे की हाइट के लिए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसको कम दक्षता से कार्य करने के लिए सूचना देगा और यह अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनेंगे और पौधे बौने हो जाएंगे। तो इस तरीके से लक्षण आगे जाते हैं। अब है लिंग निर्धारण, मनुष्यों में इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको ध्यान रखता है। तो लिंग निर्धारण क्या होता है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन पर निर्भर करता है, ऊष्मायन ताप पर, कि उसको कितना टेम्परेचर मिला है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा उसके हिसाब से उसका लिंग निर्धारित होता है। उदाहरण है घोंघा, स्नेल जिसे हम कहते हैं। तो इसका लिंग जो है वो अंडे को कितना ऊष्मा मिला है उसके ऊपर निर्भर करेगा। अधिक ऊष्मा मिलेगा तो ये, और ये अपने जीवन में भी अपने सेक्स को बार बार चेंज कर सकता है। घोंघा में ये गुण होता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मनुष्यों की अगर हम बात करें जैसे मानव, तो इसमें लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, और
जो मादा है उसके लिए जो लिंग सूत्र होता है XX और नर के लिए होता है XY। आपका मानव में लिंग निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही है। तो मानव में लिंग निर्धारण अगर हम पेरेंट्स की बात करें, लैंगिक गुणसूत्र, तो नर का होता है XY, मादा का होता है XX। इसमें युग्मक जो बन सकते हैं नर से, एक X और एक Y, और मादा में दोनों X ही बन सकता है। अगर नर का X मादा का X से बनता है तो बनता है XX, और नर के पास एक, मादा का ये दूसरा X तो भी XX बनता है। नर का Y अगर मादा के X के साथ बनता है तो होता है XY। तो कोई भी जो संतति है वो मादा या नर है, वो किस बात पर निर्भर करता है कि नर का X गैमीट या नर का Y गैमीट मिला है। तो पूरी तरीके से जो संतति है उसके जो लिंग है वो पुरुषों पर निर्भर करती है, पुरुषों के गुणसूत्र पर निर्भर करती है। तो और चांसेस कितने होते हैं अगर आप देखो तो यहाँ भी 50% चांस है और यहाँ भी 50% चांस है। तो ओवरऑल चांसेस दोनों के 50-50% होते हैं। तो आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। और बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। और जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की होता है, जिसे Y गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़का होता है। अब मानव में रुधिर वर्ग की वंशानुगति की हम बात करें तो मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, A, B, AB और O, और इनके 3 जीन द्वारा संपूर्ण प्रजाति में देखा जाता है, जैसे एक IA, IB और स्मॉल I। तो मानव में रुधिर वर्ग के लिए 2 जीन ही पाए जाते हैं। इन वर्गों को फिनोटाइप या जीनोटाइप तालिका में दे जाते हैं। अगर A के लिए हम देखें तो दोनों डोमिनेंट IA दोनों प्रभावी IA या IA और स्मॉल I। B के लिए IB या IBI। AB के लिए IB और O के लिए दोनों स्मॉल I, दोनों अप्रभावी लक्षण होते हैं। फिर फिनोटाइप जिसे हम कहते हैं देखने योग्य लक्षण या अवलोकनीय लक्षण, जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई। जीनोटाइप जीव की आनुवांशिक संरचना, यानी कौन सा जीन अलील है। एक जीन का मतलब होता है एक जोड़ा अलील। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ये आपका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है चैप्टर 13 पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, वह सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती हैं, जैसे जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। जैविक और अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से बनता है पारितंत्र। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला और आहार जाल का निर्माण होता है। और मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास और कचरे का उत्पादन। अब पारितंत्र की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, एक क्षेत्र के सभी जैविक व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे जंगल, तालाब, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, ये सब तथा सभी जीव। ये चारों जो हैं आपके तालाब, तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, ये सभी अजैविक घटक हैं, और जीव, जंगल, ये सभी जैविक घटक हैं। इन सब से मिलकर बनता है पारितंत्र। पारितंत्र के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक पारितंत्र, जो हमारे नेचर में अपने आप बन जाता है, जैसे प्रकृति में विद्यमान जो प्राकृतिक पारितंत्र है वो है जंगल, सागर, झील, ये सब प्राकृतिक पारितंत्र है। और मानव निर्मित जो हम बनाते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे खेत, जलाशय, बगीचा, ठीक है, ये सब आपके मानव निर्मित पारितंत्र होते हैं। पारितंत्र के घटक जैसे हमने कहा, अजैविक घटक जैसे हवा, जल, भूमि, और जैविक घटक पौधे और जानवर। अब अगर हम बात करें जैविक घटक, तो इसको हम 3 प्रकार में विभाजित करते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो खाना उत्पन्न करते हैं, जिसे पौधे को हम कहते हैं उत्पादक। फिर उपभोक्ता वो होते हैं जो भोजन को ग्रहण करते हैं, पौधे के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। और उपभोक्ता में 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है अजैविक घटक, वे सभी निर्जीव घटक। तो अजैव मतलब निर्जीव घटक, जैसे हवा, पानी, भूमि, तापमान, ये सब मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। जैविक घटक जिसमें जीवन हो, ऐसे घटक जिसमें जीवन हो, सजीव घटक, जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, फफूंदी, ये सब मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। और आहार के आधार पर
पे अगर हम देखें तो जैविक घटकों को निम्न प्रकार से बांटा गया है। पहला उत्पादक, कि जो उत्पादन करते हैं, जैसे सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का उपयोग करके, जिसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। और उपभोक्ता, ऐसे जीव जो अपने जीवन निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर करते हैं। अब उपभोक्ता को हम निम्न कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं। पहला शाकाहारी, जो सीधे पौधे को खाते हैं, पौधे या पत्ते खाने वाले जीव जैसे बकरी या हिरन। मांसाहारी, जो पौधों को नहीं खाते, वो उन जीवों को खाते हैं जो पौधों को खाते हैं, तो मांस खाने वाले जैसे शेर और मगरमच्छ। सर्वाहारी, जो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, जैसे पौधे और मांस दोनों खाने वाले जैसे कौवा और मनुष्य। और परजीवी, परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे जीव के शरीर में रहते हैं और उनसे उनके भोजन से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जू ये मनुष्यों में होता है और अमरबेल पौधों में। उसके बाद तीसरे होते हैं अपघटक। अपघटक जो फफूंदी या जीवाणु जो मरे हुए जीव या पौधों के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, और यह प्राकृतिक स्रोतों में भरपाई में मदद करते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने में भी मदद करते हैं। फिर है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला ऐसी श्रृंखला या एक चेन होता है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे घास को खाया हिरन ने, हिरन को खाया शेर ने, तो ये एक आहार श्रृंखला हो गई। और एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों में जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उन्हें हम पोषी स्तर कहते हैं। तो ये पहला पोषी स्तर हो गया, ये दूसरा पोषी स्तर और ये तीसरा पोषी स्तर। और पोषी स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण के लिए जो नियम होता है उसे हम कहते हैं 10% लॉ, 10% नियम। तो इसमें क्या होता है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य के ऊर्जा का सिर्फ 1% भाग जो कि पत्तियों पर पड़ता है उसको अवशोषित करते हैं, और उसके बाद हर एक पोषी स्तर से जो है वो अगले पोषी स्तर तक में 10% ऊर्जा को ही स्थानांतरण कर पाता है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में या पाचन कार्य या कुछ अलग कार्य करने में, वृद्धि और जनन कार्य में ह्रास हो जाता है। तो उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की मात्रा बहुत कम उपलब्ध होती है, इसीलिए आहार श्रृंखला में आप देखोगे जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाते हैं जीवों की संख्याएं भी कम होने लगती हैं, और इसीलिए एक आहार श्रृंखला में 3 या 4 से अधिक चरण नहीं होते हैं, क्योंकि फिर ऊर्जा की उपलब्धता काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे अगर मान लो सूर्य का आपका 1,00,000 किलो जूल है, 1, 2, 3, 4 और 5, इतने किलो जूल अगर सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, तो पौधे सिर्फ इसका 1% ले पाएंगे, 1000 किलो जूल। फिर इसके बाद इसका 10% ही आगे जाएगा प्रथम उपभोक्ता पे, फिर द्वितीय उपभोक्ता पे 10 किलो जूल, फिर 1 किलो जूल। तो ऊर्जा अगर इसके बाद भी बनाएंगे तो फिर 0.1 किलो जूल, तो काफ़ी ऊर्जा जो है वो कम होता जाएगा। इसीलिए सामान्यतः 3 या 4 पोषी स्तर के ही बनाए जाते हैं। अब है जैव आवर्धन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैव आवर्धन क्या होता है कि जो हमारे आसपास हम फसलों को उगाने के लिए हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हैं, तो हानिकारक रसायनों का अपघटन नहीं हो पाता और वो हर पोषी स्तर पे जमा होने लगता है, तो उसमें वृद्धि होने लगती है, और इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन। जैसे अगर आपने पौधों के ऊपर छिड़काव किया रसायन का, वो पानी में मिले, पानी को छोटे मछली ने खाया, अब छोटी मछलियाँ में सब चीज़ तो अपघटित हो गई लेकिन रसायन का नहीं हो पाया, तो अब उस छोटी मछलियों को जिसने खाया वो रसायन उसमें चला गया पूरी का पूरा, और उसने बहुत सारी छोटी मछलियों को खाया बड़ी मछलियों ने, तो उसके अंदर जो रसायन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर उस बड़ी मछलियों को अगर इंसान खाएगा तो उसमें वो और आवर्धन होगा रसायन का, तो इसी को हम जैविक आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों में सबसे अधिक मात्रा मानव शरीर में होती है, क्योंकि मानव किसी भी आहार श्रृंखला के उच्चतम पोषी स्तर पर होता है। आहार जाल की अगर हम बात करें तो आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं जो एक जाल का निर्माण करते हैं। कभी भी एक आहार श्रृंखला जितनी सिंपल है ऐसा नहीं होता, एक जीव सिर्फ एक ही तरह के आहार नहीं खाते, वो अलग अलग आहारों पे निर्भर करता है। और इसीलिए
प्राकृतिक रूप से वो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं आहार श्रृंखलाएं, जिन्हें मिलकर आहार जाल का निर्माण होता है। जैसे पौधे अगर हम बात करें तो पौधा टिड्डा भी खाता है, खरगोश भी, चूहा भी, और टिड्डे को मेंढक ने खाया और सांप ने खाया, सांप को चील ने खाया। तो ये तो एक आहार श्रृंखला है। फिर ये भी एक आहार श्रृंखला है, पौधे को खरगोश ने, खरगोश को चील ने, या खरगोश को लोमड़ी ने। उसके बाद सांप जरूरी नहीं है मेंढक को खाए, चूहे को भी खा सकता है, और चूहे ने पौधे को खाया। अब चूहे को जरूरी नहीं है सांप खाए, चील भी खा सकती है। तो इस तरह से आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, इसी प्रकार से निर्माण करती है किसका, आहार जाल का। फिर पर्यावरण की समस्याओं की अगर हम बात करें तो पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियों भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जैसे प्रदूषण और वनों की कटाई। यहाँ से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, इसको ध्यान से समझ लो। वो है ओजोन परत। ओजोन परत क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो सूर्य के से जो निकलने वाली हानिक पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज है, उनको अवशोषित कर लेती है, और इस प्रकार ये जीवों के स्वास्थ्य संबंधी हानियाँ जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और कमज़ोर परिरक्षा तंत्र, पौधों का विनाश आदि से रक्षा करती है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और वायुमंडल का हिस्सा है। ज़मीनी स्तर पर ओजोन एक घातक जहर है। अब ओजोन का निर्माण कैसे होता है, तो ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। जब बहुत अधिक ऊर्जा वाली यूवी रेज, यूवी विकिरण क्या करती है, ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़कर मुक्त ऑक्सीजन परमाणु में बदल देती है, और ये मुक्त ऑक्सीजन परमाणु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो तुरंत जो अपने आसपास अवेलेबल ऑक्सीजन है उसके साथ जुड़कर O3 बना लेते हैं या ओजोन का निर्माण कर लेते हैं। अब अगर ओजोन परत का ह्रास में क्या होता है कि ये जो मुक्त ऑक्सीजन है उसके आसपास अगर प्रदूषित गैसेस हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो ये क्लोरीन के साथ जाके जुड़ जाती है और फिर O2 के साथ नहीं जुड़ पाएगी, तो धीरे धीरे ओजोन का निर्माण कम होता है और इसी को ओजोन परत का ह्रास कहते हैं। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कई पाई गई थी, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन की मात्रा में जो तीव्रता का गिरावट का मुख्य कारण है वो होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि जो मुक्त ऑक्सीजन होता है उसके साथ क्लोरीन या फ्लोरीन आसानी से जाके आबंध बना लेता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का पहले उपयोग किया जाता था रेफ्रिजरेटर में, जो हम फ्रिज है उसमें, और अग्निशमन में, एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता था। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में यह सर्व अनुमति बनी कि सभी देशों के द्वारा CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए, जितना 1986 में है उतना ही रखा जाए, और इसी को कहा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल। फिर है कचरा प्रबंधन। जो हमारे आसपास जो कचरा बनता है, जो अपशिष्ट निपटान एक प्रमुख समस्या है जो पर्यावरण को प्रभावित करती है, और हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। कचरे में निम्न पदार्थ होते हैं, दो तरह के, जो जीवों द्वारा अपघटित हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा छोटे छोटे घटकों में बदले जा सकते हैं, जैसे फल और सब्जियों के छिलके, सूती कपड़ा, जूट, कागज। अजैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तन नहीं होते हैं, उदाहरण प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि। और सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, मतलब जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित से ये सब क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरणीय, ये अपघटित नहीं हो सकते। अच्छा, अपघटन जो सूक्ष्म जीव करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है, और एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, इसलिए सभी पदार्थों का अपघटन नहीं कर पाते। जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उनका अपघटन नहीं कर पाते हैं। फिर है कचरा प्रबंधन की विधियाँ। तो कचरा प्रबंधन की विधियाँ जो है उसमें पहला है जैव मात्रा संयंत्र। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ इस संयंत्र में जैव मात्रा और खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। जो डिग्रेडेबल है उसको आप खाद में परिवर्तित कर सकते हो। दूसरा है सीवेज। सीवेज होता है नाले के पानी में, जो नाला का पानी जब नदी में जाता है उससे पहले कचरे को साफ़ कर दिया जाना, उससे कचरे को निकाल लिया जाना, उसे कहा जाता है सीवेज उपचार तंत्र। तीसरा है कूड़ा भराव क्षेत्र, लैंड फिलिंग। तो कचरा जो है जब निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है, जहाँ जब
ज़मीन का स्तर नीचा है वहाँ डाल के धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, तो वो कूड़ा भराव क्षेत्र। चौथा है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग होता है जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है मिट्टी के द्वारा और 3 महीने में कचरा खाद में बदल जाता है। ये अच्छा मेथड है। जो पर्यावरण के अनुरूप मेथड है उसमें आपका जैव मात्रा संयंत्र, कंपोस्टिंग, फिर पुनः चक्रण, ये सारे जो हैं ये अभी तक जो हमने पढ़ा था ये आपके अब है कंपोस्टिंग, पुनः चक्रण। तो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए, जैसे प्लास्टिक का अगर पुनः इस्तेमाल कर सकते हो तो उनका पुनः इस्तेमाल कर देना चाहिए। और जिनका हम घरों में यूज़ नहीं कर सकते लेकिन प्लास्टिक्स को अलग रूप में परिवर्तित करके उनका पुनः चक्रण किया जाता है, रिसाइकलिंग। और रीयूज़, जो घरों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसका हमको यूज़ करना चाहिए, वस्तुओं को बार बार इस्तेमाल करते रहना चाहिए। जैसे अखबार से लिफाफे बना लिए हमने, तो इस तरह से किया जा सकता है। ये भस्मीकरण, ये एक अपशिष्ट उपचार का प्रक्रिया है जिसमें उसको जलाया जाता है। तो थर्मल उपचार के रूप में वर्णित किया जाता है जो कचरे को राख में बदल देता है। और इसका उपयोग अस्पतालों से जैविक कचरे के निपटान के लिए किया जाता है और ये सबसे कम उपयुक्त तरीका होता है भस्मीकरण। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट साइंस का रिवीजन, ये बायोलॉजी का है, इस तरह से कंप्लीट साइंस का रिवीजन हमने कंप्लीट कर लिया। और अब ये टोटल आपके 13 के 13 चैप्टर्स का हमने कंप्लीट रिवीजन वीडियोस बना दिया है हिंदी मीडियम में, इसको आप देख लेना और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, पूरी कंप्लीट बुक। और इससे आप 2-3 बार अगर ये वीडियोस को अच्छे से देख लोगे तो आपके प्री बोर्ड या बोर्ड सब में बहुत अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। और वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो जो हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम का कंटेंट काफ़ी कम अवेलेबल रहता है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियोस बनाई गई हैं। तो इनको आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दो जिनसे सभी दोस्तों के अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। और कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियोज़ कैसी लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।